नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने आरआरबी की जो एप्लीकेशन है उसमें फॉर्म भर दिया होगा नर्सिंग ऑफिसर की। और हम शुरुआत करने वाले हैं आरआरबी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं एमसीक्यू की। जो जो 2019 का आरआरबी का पेपर था नर्सिंग ऑफिसर का, उसका ही ये पेपर है। तो उसको हम सॉल्व करते हैं, बारीकाई से सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ बैक मसाज। यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, नॉट टाइप ऑफ बैक मसाज। ठीक है, बैक मसाज का टाइप नहीं है। तो पहले ये ऑप्शन है इफ्लर्ज रेज, दूसरा है शॉकिंग, तीसरा है टैपिंग और चौथा है प्रेस्टिसेज। इनमें से कौन सा नॉट लिखा गया है दोस्तों? यहाँ पे क्या लिखा गया है? नॉट। ये नॉट है, उसको ध्यान में रखकर हमको आंसर देना है। तो पहले तो जो नॉट लिखा गया है तो कौन से आएंगे बैक मसाज के स्टेप में, तो ये देख लेते हैं। तो देखो टैपिंग आएगा, ये तो आपको शायद पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मैं कह देता हूँ कि टैपिंग जरूर आने वाला है। तो अब इनमें से कौन सा नहीं आएगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों शॉकिंग। आंसर है शॉकिंग। ये फ्लर्ज भी आता है, टैपिंग भी आता है और प्रेस्टिसेज भी आता है। चलो तो इसके बारे में थोड़ा बारीकाई से देखते हैं। तो देखिए, शॉकिंग इज अ नॉट टाइप ऑफ द बैक मसाज। ये जो बैक मसाज का टाइप है ये इसमें शॉकिंग नहीं आता है, नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। बैक केयर और बैक मसाज इज अ प्रोसीजर गिवन टू द पेशेंट हु आर द बेड रिडन। जो बेड रिडन पेशेंट है उसके उनको दिया जाता है, और नॉन एम्बुलेटरी जो होते हैं पेशेंट उनको दिया जाता है। ठीक है, और डिफरेंट टेक्निक्स आर स्टेप आर यूज व्हाइल गिविंग अ बैक केयर टू द पेशेंट पर्पस। तो कुछ पर्पस है जो बैक केयर क्यों दिया जाता है, बैक केयर ये भी हम आज डिस्कस कर ही लेते हैं। तो टू मेंटेन द सर्कुलेशन, तो पेशेंट अभी बेड रिडन है तो उसका सर्कुलेशन मेंटेन रखने के लिए उसको बैक केयर करना जरूरी होता है। टू प्रिवेंट बेड शोर और प्रेशर अल्सर, तो जो बेड शोर हो जाता है, अल्सर हो जाता है प्रेशर की वजह से, कुछ पॉइंट होते हैं बैक में वहां अल्सर हो जाते हैं, वो ना हो इसलिए बैक केयर करना जरूरी है। टू प्रोवाइड रिलीफ एंड कंफर्ट टू द पेशेंट, उसको रिलीफ मिले और उसको कंफर्ट मिले पेशेंट को, उसके वजह से बैक केयर करना जरूरी है। और पोजीशन क्या है? सुपाइन पोजीशन में दिया जाता है, उल्टा लेटा दिया जाता है और उसको बैक केयर की जाती है। लेकिन इन जनरल केस में सीवियर पेशेंट जो होता है, जिसको कुछ काफी तकलीफें होती है, उनको लेटरल पोजीशन में भी आप बैक केयर दे सकते हैं। ठीक है, तो जो टेक्निक है बैक केयर की, तो वो कौन सी है वो भी देख लेते हैं। तो जो हमने आगे एमसीक्यू में देखा, तो ये था टेक्निक में पहला ही आता है फ्लोरेज, फिर आता है प्रेस्टिसेज, फिर आता है टैपिंग, ये तीनों ऑप्शन थे। और एक एक आता है फ्रिक्शन। ये चार एक टेक्निक्स है बैक केयर देने की। और 25% अल्कोहल, ये थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके लिए। और जो 20% अल्कोहल और टेल्कम पाउडर, जो पाउडर होता है उसका यूज करके आप बैक मसाज दे सकते हैं। हेल्प टू प्रिवेंट डायरेक्ट रबिंग, आप हम प्रिवेंट डायरेक्ट रबिंग, जो स्किन की रब ना हो जाए, स्किन छिल ना जाए उसकी, इस उसकी वजह से हमको टेल्कम पाउडर और 20% अल्कोहल का यूज कर सकते हैं। और आपने जो ड्यूरेशन होता है बैक केयर का, वो 3 से 5 मिनट का होता है। कितना होता है? 3 से 5 मिनट का होता है। अब इसका आपको, क्या ये टेक्निक के बारे में आपको ना पता हो तो थोड़े फोटोग्राफ्स में आपको दिखा देता हूँ। देखो, जो इफ्लूरेज होता है वो बैक तरीके से, पेशेंट ऐसा सोया होता है तो इस तरीके से देना पड़ता है। रेस्टिसेज क्या है? तो इस तरीके से देखो रबिंग करना होता है। फिर आता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन अपवर्ड इधर से होता है, आप देखो बैक साइड से अपवर्ड होता है। और टैपिंग, इस तरीके से टैपिंग किया जाता है बैक पर। तो ये बैक मसाज के थोड़े स्टेप या टेक्निक्स थे जो आपको इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो अगला एमसीक्यू हम देखते हैं दोस्तों। यूरेथ्रल ओपनिंग लोकेटेड बिहाइंड द पेनिस इज नोन एज। यहाँ पर यूरेथ्रल ओपनिंग की बारे में बात की गई है। बिहाइंड द पेनिस, यहाँ मेल पेनिस होता है, मेल की बात गई है, पेनिस की बात की गई है। नोन एज, जो पेनिस होता है उसके बिहाइंड ये यूरेथ्रल ओपनिंग होता है, तो उसे क्या कहते हैं?
तो फिमोसिस कहते हैं, दूसरा ऑप्शन है एपिस्पीडियस कहते हैं, हाइपोस्पीडियस कहते हैं, या फिर हाइड्रोसेल कहते हैं। तो क्या आंसर हमारा रहेगा सी। आंसर क्या रहेगा दोस्तों, हाइपोस्पीडियासिस। ये एक डेफिनेशन जैसा ही है कि द यूरेथ्रल ओपनिंग लोकेटेड बिहाइंड द पेनिस इज नोन एज अ हाइपोस्पीडियास। ठीक है, एक डेफिनेशन जैसा ही है। हाइपोस्पीडिया इज अ टाइप ऑफ बर्थ डिफेक्ट, ये एक बर्थ डिफेक्ट है विच द यूरेथ्रल माइटस इज नॉट एट द पेनिस टिप, जो पेनियल टिप होती है वहां नहीं होता है। इट इज लोकेटेड बिहाइंड द पेनिस, जो पेनिस के पीछे जो माइटस होल होता है वो पीछे होता है। मेनली प्रेजेंट एट द डिस्टल एंड ऑफ द पेनिस, जो नॉर्मल होता है वो डिस्टल ऑफ द पेनिस ऊपर होता है। ठीक है, तो जो ये एक बर्थ डिफेक्ट है दैट इज अ कॉज ड्यू टू द हार्मोनल इन द प्रेगनेंसी। हार्मोनल चेंजेस की वजह से कोई डिफॉर्मिटी रह जाती है, तो उसकी वजह से ये होता है। तो आगे हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, एपिस्पीडियस किसको कहते हैं। इट इज अ रेयर कंजेनिटल एनोमली दैट इन्वॉल्व द यूरेथ्रल ओपनिंग। ये भी एक यूरेथ्रल ओपनिंग की है। इन बॉयज द यूरेथ्रा ओपन्स एट द टॉप ऑफ द पेनिस रादर देन माइटस। तो जो जहां पर होना चाहिए उससे अप होता है थोड़ा, वहां ओपन टॉप पर होता है, उसे एपिस्पेडियासिस कहा जाता है। और जो गर्ल्स होती है, गर्ल्स में कहा होता है यूरेथ्रा ओपन इन क्लिटोरिस समटाइम एट द एब्डोमेन एरिया। जो क्लिटोरिस होती है वहां से ऊपर, क्लिटोरिस के साथ में होता है या उससे भी ऊपर एब्डोमेन एरिया में होता है, उसे एपिस्पेडियास कहते हैं। बाद में आता है फिमोसिस। फिमोसिस किसको कहते हैं, इट इज अ पेनफुल कंडीशन ड्यू टू द इनएबिलिटी टू रिट्रैक्ट द फोरस्क्रीन। जो पेनिस में फोरस्क्रीन होती है, पेनिस होती है ऊपर भी एक चमड़ी होती है, फिर फोरस्क्रीन जिसे कहते हैं, वो पेनफुल कंडीशन होती है जो इनएबिलिटी टू रिट्रैक्ट, वो रिट्रैक्ट नहीं हो पाती बाहर, जो पेनिस का जो बल्ब होता है वो बाहर नहीं निकल पाता फोरस्क्रीन स्किन से, तो उसे फिमोसिस कहते हैं। आगे आता है हाइड्रोसेल। हाइड्रोसेल किसको कहते हैं, तो कंडीशन इन विच स्कॉटम स्वेल ड्यू टू द फ्लूइड फील सेक। तो जो स्कॉटम होता है, जो पेनिस के नीचे स्कॉटम होता है, तो स्कॉटम स्वेल ड्यू टू द फ्लूइड, उसमें कोई फ्लूइड फील हो जाता है और वो बढ़ जाता है और बड़ा हो जाता है, तो उसे कहते हैं हाइड्रोसेल। तो दोस्तों आगे हम बात करने वाले हैं वल्सेलम फॉर्सेप इज यूज टू ग्रिपिंग द। वल्सेलम फॉर्सेप जो होता है वो क्या कैच करने के लिए होता है, क्या किसको ग्रिप करने के लिए होता है। अगर आपने वल्सेलम नहीं देखा तो दिखा देता हूं, तो ये रहा वल्सेलम फॉर्सेप, आप देख सकते हो ये वल्सेलम फॉर्सेप है, जो यहाँ पर होता है दोस्तों। ये इस तरीके से कैच होता है, इस तरीके से दोनों साइड ऐसा होता। हाँ, चलो दोस्तों दिखाया, इस तरीके से वल्सेलम होता है। जो ये मैंने दिखाया वो इस तरह का होता है। तो वो किसको ग्रिप करने के लिए होता है, क्या जो पेरिनियम एरिया होता है उसको ग्रिप करने के लिए होता है, या फिर फीटल हेड को ग्रिप करने के लिए होता है, सर्विक्स को ग्रिप करने के लिए होता है, या लेबियम को करने के लिए होता है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, थोड़ा अगर आप दिमाग चलाओगे तो जो फीटल हेड है उसको तो इतने छोटे से आप क्या फीटल हेड को ग्रिप कर पाओगे, फीटल हेड तो इससे भी बड़ा होता है, तो ये आएगा नहीं। पेरिनियम, अब पेरिनियम पहले से ही बाहर है, हम देख सकते हैं पेरिनियम एरिया को, तो उसको भी हम इससे पकड़ नहीं सकते, उसको पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। और बात करते हैं लेबिया, तो पेरिनियम के पास ही होता है लेबिया मेजोरा माइनोरा सब कुछ, तो उसको भी यहाँ इससे कैच करने की कोई जरूरत रहती नहीं है। तो अब आती है बात सर्विक्स की। सर्विक्स थोड़ा अंदर होता है, तो उसको कैच करने के लिए ये जरूरी है। तो पहले तो वल्सेलम फॉर्सेप आर यूज टू ग्रिप द सर्वाइकल लिप्स टू विजुलाइज द सर्विक्स। इट इज ऑल्सो यूज टू वजाइनल हिस्टोक्टॉमी। जब वजाइनल हिस्टोक्टॉमी करते हैं दोस्तों, तब इसका यूज किया जाता है। वजाइनल हिस्टोक्टॉमी
में जो सर्विक्स होती है, सर्विक्स को कैच करने के लिए, सर्विक्स की जो ये लिप होती है उसको कैच करने के लिए वल्सेलम का यूज किया जाता है। इट इज अ लॉन्ग सीजर टाइप ऑफ अ फॉर्सेप विच वॉच हैंडल एंड लॉन्ग एंड थिन अपीयरेंस। ये थोड़ा थिन अपीयरेंस आपको दिख रहा है, थिन अपीयरेंस है। और इट इज बेसिकली इनवर्ड फेसिंग द डबल टूथ पॉइंट। यहाँ मैंने आपको दिखाया डबल टूथ पॉइंट होता है, इस तरफ भी और इस तरफ भी होता है। मेनली डिजाइंड फॉर होल्डिंग द एरिया ड्यूरिंग यूट्राइन सर्जरी। यूट्राइन सर्जरी वक्त भी इसका यूज किया जाता है। अब इसके भी थोड़े टाइप है, तो मैं थोड़ा आप उसका नाम बता देता हूँ, तो आप उसको गूगल करके सर्च करके देख लेना। तो फॉर से बिलोर्थ उसको प्रैट कहा जाता है, एक ऐसा टाइप का होता है। ट्यूमर फॉरसेप होता है, फिर जेंड्री वल्सेलम फॉरसेप होता है एक, फिर वल्सेलम आता है, जैकोब वल्सेलम फॉरसेप होता है, लिटल वुड वल्सेलम टिश्यू फॉरसेप होता है, टिश्यू कैच करने के लिए होता है, म्यूजेक्स पामर वल्सेलम फॉरसेप होता है। तो इतने फॉरसेप होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं नए एमसीक्यू के बारे में। तो दोस्तों यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन, हमारा अगला एमसीक्यू है यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन आर सेट ऑफ गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन है? तो ऑप्शन ए है हेल्थ वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर के लिए है, पेशेंट के लिए है, पेशेंट रिलेटिव्स के लिए है, या जनरल पब्लिक के लिए है। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो कि पेशेंट के लिए अकेले लिए तो होगा नहीं, तो ये नहीं आएगा, या फिर पेशेंट के रिलेटिव के लिए नहीं होगा, ये दोनों तो आएगा नहीं, क्योंकि हेल्थ केयर जो होता है यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन है, वो इन दोनों को ही नहीं हो। यहाँ जनरल पब्लिक हो सकता है या हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए हो सकता है, लेकिन जनरल पब्लिक के लिए ये जरूरी नहीं है। जो जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है, जो जो हेल्थ वर्कर है, उन सब के लिए जरूरी। तो हमारा आंसर ये रहेगा हेल्थ केयर वर्कर। ठीक है दोस्तों, अब उसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो यूनिवर्सल प्रिकॉशन आर सेट ऑफ गाइडलाइंस यूज टू प्रिवेंट हेल्थ केयर वर्कर्स। हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये यूनिवर्सल प्रिकॉशन को सेट किया गया है। डेवलपिंग इंफेक्शन रिलेटेड ब्लड बॉर्न कंडीशन स्पेशली HIV एड्स और हेपेटाइटिस बी। जो ब्लड से कई कंडीशन हो सकती है, स्पेशली HIV एड्स और हेपेटाइटिस बी जैसे काफी घातक रोग हो सकते हैं, तो उनसे बचने के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स को ये यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन का ध्यान रखना पड़ता है। रीजन टू कॉजिंग द इन्फेक्शन ऑफ द हेल्थ वर्कर्स, यहाँ हम थोड़े जो इन्फेक्शन किसके रीजन से और कॉज क्या है वो देख लेते हैं। तो देखो, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो वो सीमेंट से भी हो सकता है, वजाइनल सिक्रेशन से हो सकता है, सेरेब्रोस्पाइनल सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से हो सकता है, साइनोवियल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड, सलाइवा एंड डेंटल प्रोसीजर। ये जब जो ये सारे प्रोसीजर होते हैं, तब हेल्थ केयर वर्कर साथ में होते हैं, इसके कांटेक्ट में आते हैं। तो ये सब आते हैं एनी बॉडी फ्लूइड दैट विजिबली कंटामिनेटेड विथ ब्लड, कोई ब्लड से कनेक्ट हुआ ऐसा कोई जो फ्लूइड होता है उसके साथ, एंड बॉडी फ्लूइड्स इन सिचुएशन वेयर द डिफिकल्टी इम्पॉसिबल टू डिफरेंट बिटवीन द बॉडी फ्लूइड्स। तो दोस्तों देखो, यहाँ कोई ऑर्गन हो सकता है, स्किन हो सकते हैं, ह्यूमन जो जीवित और मृत दोनों व्यक्ति से हमें कुछ ना कुछ होने की संभावना रहती है। तो जिससे HIV हो सकता है, टिश्यू ऑर्गन कल्चर ये सब को कंटेमिनेट होता है, तो उससे ब्लड ऑर्गन इन सब से दूर रहना चाहिए। और जो हेल्थ केयर वर्कर है वो दूर तो रह नहीं सकते, तो उसके वजह से यूनिवर्सल जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है वो यूज करने चाहिए। हैंड हाइजीन और स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का यूज करना चाहिए। हैंड हाइजीन करना चाहिए, यूज टू पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। कोरोना के चलते PPE किट, आपने नाम सुना होगा, आपने देखा होगा, PPE किट पहनी थी सबने, ग्लव्स, मास्क, गूगल्स, वो सब पहनना पड़ता है। ये सब यूनिवर्सल प्रिकॉशन में आता है। रेस्पिरेटरी हाइजीन करनी चाहिए। निडल सेफ्टी प्रिकॉशन, निडल आपको लग ना जाए उसका ध्यान रखना है आपको। सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस, इंजेक्शन सेफली देना है, किसी को निडल ना लग जाए, किसी हेल्थ वर्कर को ना लग जाए, किसी पेशेंट की निडल हेल्थ वर्कर को ना लग जाए, ये भी ध्यान रखना है। और स्टराइल
इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइस, सब इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस, बीपी इंस्ट्रूमेंट, SpO2 मशीन, सब कुछ को स्टराइल करके रखना है। ठीक है, तो ये सारी यूनिवर्सल प्रिकॉशन आपको ध्यान रखने हैं। अगला हमारा एमसीक्यू है, विच टाइप ऑफ क्रच इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू बाय पेशेंट ऑफ ऑल द एज। यहाँ देखिए, विच टाइप ऑफ क्रच, कौन सा क्लच फ्रीक्वेंटली यूज टू बाय पेशेंट ऑफ ऑल द एज, हर एज में हम यूज कर सकते, लेकिन ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस, शॉर्ट टर्म बेसिस में। दोस्तों जब भी आप एग्जाम दो तो ये सारे सारे पॉइंट को ऐसे मार्क कीजिए, तभी आपका आंसर सही हो सकता है। विच टाइप ऑफ क्रच, यहाँ क्लच का जो क्रच होता है उसकी बात की गई है, ऑल द एज में यूज करने वाला और शॉर्ट टर्म बेसिस में, तो प्लेटफॉर्म क्लच, एक्सिलरी, या फिर जो लॉब स्टार्ट होता है वो, या एक्सटेंसर जो क्लच होता है वो। तो कौन सा क्रच आप यूज करोगे? अगर आपने क्रच नहीं देखा है तो मैं उसके बारे में आपको बता दूं, तो असिस्टिव डिवाइस इनहेंस टू द पार्टिसिपेशन डिसेबल पर्सन, जो डिसेबल पर्सन होते हैं, जो इन द होम और कम्युनिटी, कम्युनिटी यार आपके घर में या कम्युनिटी में जो डिसेबल पर्सन होते हैं, उनको इनेबलिंग टू मेक अ यूज टू अप्रोप्रिएट एजुकेशन, वर्क और लेजर इन दैट असिस्ट टू देम टू बी एडिक्वेट एक्टिविटी टू डेली लिविंग। जिंदगी जीने के लिए जो डिसेबल्ड पर्सन है उसको चलना रहना जरूरी है, उसको एजुकेशन वर्क करना जरूरी है, उसके लिए कुछ ऐसा कौन जो एक्टिविटी होती है वो उसको क्लच कहा जाता है, उसको हेल्प करे। ठीक है, तो एक्सेलरी, इसका आंसर जो है वो एक्सेलरी क्लच आने वाला है, जो मैकेनिकली असिस्टिव डिवाइस यूज टू शॉर्ट टर्म बेसिस पर वो चलता है, असिस्टेंट एज अ एम्बुलेटरी डिवाइस। ठीक है, अब क्लच कैसा आता है वो आपको देख लीजिए, जो कोई जिसका पैर कट गया हो तो वो ऐसा लेकर चलता होगा, आपने देखा होगा, उसको एक्सेलरी क्लच कहा जाता है। एक्सेलरी के पॉइंट पर इसको रखकर यहाँ से पकड़ना होता है, तो इसको क्लच कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस जो शॉर्ट टर्म बेसिस में आता है वो एक्सेलरी क्लच आता है। उसके अलावा उसके प्लेटफॉर्म क्लच आता है, लेंस जो लोब स्टैंड क्लच आता है, एक्सटेंसर आता है, वो आप देख लेना, अलग अलग प्रकार के ऐसे पकड़ने वाले क्लच आते हैं, क्रच आते हैं। तो हम आगे बात करते हैं हमारे नए एमसीक्यू, द कंडीशन ऑफ द इनर ईयर, जो इनर ईयर की बात की गई, कैरेक्टराइज बाय द एपिसोडिक वर्टिगो, यहाँ एपिसोडिक वर्टिगो है, फिर है टाइनेटस है, और सेंसो सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस भी है। रिफर टू एज, इसको क्या कहा जाएगा, एक डेफिनेशन जैसा पूछा गया है दोस्तों, तो ओटाइटिस मीडिया कहा जाता है, तो जो ये भी इनर ईयर का एक डिजीज है। फिर आता है नाइस्टाग्मस, तो ये भी है। मैनर्स डिजीज, ये भी आ सकता है, और एक है ऑटोस्क्लेरोसिस, तो ये भी आ सकता है। तो कौन इसमें से कौन सा आने वाला है? तो देखते हैं, इसका सही आंसर है मैनर्स डिजीज, क्योंकि ये एक डेफिनेशन ही है। मैनर्स डिजीज इज अ इनर ईयर डिसऑर्डर दैट अकर्स ड्यू टू द फ्लूइड चेंजेस इन द मिडल ईयर एंड दिस कंडीशन कॉज वर्टिगो। उसमें वर्टिगो आता है, the sensation of the spinning in also leading to the hearing problems and ringing sound in the ear, ringing sound भी एक आता है। तो ये किस में आता है? मिनर्स डिजीज में, तो हमारा आंसर ये रहेगा। ठीक है, मिनर्स डिजीज यूजुअली अफेक्ट ओनली वन ईयर इनिशियली बट विथ टाइम इट मे अफेक्ट बोथ ईयर, कुछ समय बाद दोनों साइड में भी हो सकता है। ठीक है, जो सिम्टम्स ऑफ द डिजीज में अकर लाइक एपिसोड और एंड द अटेक्टिंग इंक्लूडिंग, ऐसे सिम्टम्स रहते हैं, वर्टिगो रहता है, हियरिंग लॉस हो जाता है जब वो डिजीज होता है, जो मिनर्स डिजीज, उसमें हियरिंग लॉस, आप सुन नहीं सकते, एक एक कान से या दोनों कान से आप सुन नहीं सकते, ऐसा हो जाता है। टाइनेटस और रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर, आपके कान में रिंग बज रही हो, साउंड ऐसा सुनाई रहता है। लॉस ऑफ बैलेंस ड्यू टू द फ्लूइड शिफ्ट, जो हमारा बैलेंस है वो फ्लूइड जो कान के अंदर इनर ईयर में होता है, मिडल ईयर में होता है, वो फ्लूइड, उसकी वजह से हमारा बॉडी का बैलेंस बना रहता है, वो भी इसके वजह से टूट जाता है और हम गिर भी सकते हैं। नोजिया वॉमिटिंग कॉमन है इसमें। ठीक है, हेडेक भी रहता है, ये भी कॉमन है। और पीपल विद द डिजीज आर ट्रीट फार्माकोलॉजी विद द सिम्टोमिक ट्रीटमेंट, ये फार्माकोलॉजिकली ट्रीटमेंट की जा सकती है। सर्जरी इज नॉट रिक्वायर्ड टू द डिसीज, इसके लिए सर्जरी कोई जरूरत नहीं है।
हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रोथ हार्मोन विल बी सीक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये तो सीधा पूछा गया है, एक छोटा सा एमसीक्यू, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है, ऐसा ही पूछा गया है। तो एड्रेनालिन से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ओवरी ओवरी से या टेस्टिस से। तो यहाँ आंसर सीधा दोस्तों आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है। जो ग्रोथ हार्मोन है इज ऑल्सो नोन एज अ सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, ये भी पूछा गया है दोस्तों एग्जाम में। और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, द हार्मोन इज secreted by the anterior lobe of the pituitary gland। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसका दो लोब होता है, एंटेरियर और पोस्टेरियर। दो एंटेरियर लोब में से जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो रिलीज होता है, जीएच। ठीक है, इट्स plays an important role in the growth essential tissue in the body, also growth of the bones। ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टिश्यू के ग्रोथ के लिए, सबके ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है। द एक्शन ग्रोथ हार्मोन बिकॉज इंटेंस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी एज में इसका एक्शन बहुत जरूरी है। कई चेंजेस प्यूबर्टी एज में आते हैं, प्यूबर्टी आप में पता है जब आप सगीर अवस्था में आते हैं तब ये ग्रोथ हार्मोन काफी बड़ा रोल प्ले करता है। ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोटीन सिंथेसिस, इंक्रीज द फैट ब्रेकडाउन एंड प्रोवाइड द नेसेसरी एनर्जी, एनर्जी भी प्रोवाइड करता है टू द फॉर द बॉडी टिश्यू फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए सबको एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। हमारा अगला एमसीक्यू है दोस्तों, ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लाइकोजन टू द ग्लूकोज इज नोन एज। ब्रेक डाउन जो होता है ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज में, उसको क्या कहा जाता है। ये भी एक सामान्य एमसीक्यू है दोस्तों कि ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं उस प्रोसेस को, प्रोटियोलाइसिस कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं या प्रोटियोजियोलाइसिस कहते हैं। यहाँ ग्लाइकोजन है तो सीधा यही आएगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यहाँ पे लाइसिस ही लगाना है, प्रोटीन का नहीं आता है, ग्लाइको नहीं आता है, ये प्रोटियो नहीं आएगा, तो सीधा यही आंसर रहने वाला है। ये सीधा एक प्रोसेस का नाम है दोस्तों, जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन द बैक्टीरियल जो बायोकेमिकल प्रोसेस है, इन विच ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन इनटू द ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज, इनमें डिवाइड होता है। इन इन साइट ऑफ दिस रिएक्शन इज हिपेटोसाइट्स एंड मोनोसाइट सेल में ये होता है। कहाँ होता है, तो अकर इन प्राइमरली इन द लीवर, लीवर में होता है, और स्टिमुलेट बाय द हार्मोन ग्लूकागोन, ग्लूकागोन की वजह से होता है, ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन को, और उसका दूसरा नाम है एड्रेनालिन, इसके वजह से ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द स्टार्वेशन इज द डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है, इंक्रीज द इन द लेवल ऑफ द ग्लूकागोन एंड सीक्रेट बाय द पेंक्रियास, पेंक्रियास से ये ग्लूकागोन जो रिलीज होता है और इसमें हेल्प करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस के लिए। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला एमसीक्यू है, विच आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ये भी एक सामान्य एमसीक्यू है दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा गया है 2019 में। विच आर द किडनीज का फंक्शनल यूनिट कौन सा है, नेफ्रॉन्स है, न्यूरॉन्स है, या नर्व सेल है, या फिर नर्व फाइबर्स है। तो इसका सही आंसर है नेफ्रॉन। ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है। तो जो नेफ्रॉन होते हैं दोस्तों उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट of the present in the kidney, there are the about 1 million nephrons, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं इन ईच ह्यूमन किडनी, एक किडनी में कितने 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। इट एक्चुअली प्रोड्यूस द यूरिन, यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, हेल्प टू प्रोड्यूस द यूरिन एंड ऑल्सो रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द फ्रॉम द बॉडी, जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है बॉडी में से वो रिमूव करते हैं। ईच नेफ्रॉन इन द ह्यूमन किडनी इज लाइक अ लॉन्ग ट्यूब्यूल, एक लॉन्ग ट्यूब्यूल की तरह होता है। 30 to 55 mm क्या होता है, इंचेस में देखा जाए तो 1.2 से 2.2 इंचेस का लॉन्ग होता है, एक किडनी की साइज यहाँ दिखाई गई। At the one edge is a tube close and fold in the double wall to the cup like a structure is a renal corpuscular capsule।
उसको बाउमेन्स कैप्सूल कहा जाता है। इट इज अ फील्ड विद द टीनी कैपिलरीज, जो बाउमेन कैप्सूल है उसमें छोटी छोटी एक कैपिलरीज होती है, स्ट्रक्चर नोन एज द ग्लोमेरुलस कहा जाता है। और जो ग्लोमेरुलस होता है, किडनी रिसीव द ब्लड फ्रॉम द रीनल आर्टरीज, दो लेफ्ट एंड रीनल आर्टरी है विच फ्रॉम द ब्रांच डायरेक्टली फ्रॉम द एब्डोमिनल, एब्डोमिनल आउटा है जो वहां से आती है, दो आर्टरीज रीनल आर्टरीज लेफ्ट और राइट, और वो आती है ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस में क्या है, नेफ्रॉन, वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन में निकालते हैं। किडनी एंड नर्वस सिस्टम कनेक्ट थ्रू द रीनल प्लेक्सस, जो किडनी होती है और वो नर्वस सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम कनेक्ट थ्रू द रीनल प्लेक्सस, जो किडनी होती है और जो नर्वस सिस्टम होता है उसको कनेक्ट कहाँ से, जो रीनल प्लेक्सस है वहां से कनेक्ट रहता है। हम और जो फंक्शन ऑफ द किडनी है दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं एक्सेप्ट करके। तो यहाँ देखो फिल्ट्रेशन कर काम करती है, फिर क्या करती है, रीएब्सॉर्प्शन, फिर एब्सॉर्ब करती है फ्लूइड ज्यादा जो फिल्टर कर देती है उसको वापस रीएब्सॉर्प्शन कर लेती है, सिक्रेशन करती है, एक्सक्रेशन करती है, हार्मोन प्रोड्यूस करती है किडनी, सिक्रेशन ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर जो सिक्रेशन कर देती है और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है हमारी किडनियां। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनएडिक्वेट पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट इज नोन एज, यहाँ देखिए दोस्तों पंपिंग ऑफ द हार्ट की बात है, इनएडिक्वेट, तो उसको क्या, वो कौन सा शोक में आता है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव शोक में आता है, या फिर सेप्टिक शॉक में आता है, या फिर एनाफाइलेटिक शॉक में आता है, या फिर कार्डियोजेनिक शॉक में आता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, कार्डियोजेनिक शॉक की डेफिनेशन में ही है दोस्तों कि कार्डियोजेनिक शॉक इज इक्वल कंडीशन इन विच द हार्ट इज इनेबल टू पंप adequate blood to the सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन इज नोन एज अ कार्डियोजेनिक शॉक। जो इनएडिक्वेट ब्लड होता है वही अनेबल टू पंप एडिक्वेट, जो जरूरी ब्लड है वही पंप नहीं कर पाता है, उसको कार्डियोजेनिक शॉक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मेनली अकर्स ड्यू टू हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर में ये होता है जो, और ये तीनों जो बचे उसकी बात हमें हमारे एमसीक्यू आगे आने वाले हैं तो उसमें हम कवर कर लेंगे। तो अभी हम इस तीनों की बात नहीं करते हैं, अभी हम कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, तो साइन सिम्टम्स क्या है कार्डियोजेनिक शॉक के, तो पेलर, कोल्ड एंड क्लाम स्किन हो जाती है, कोल्ड हो जाती है, ट्रैकिकार्डिया हो जाता है, जो हार्ट रेट हो बढ़ जाती है, नोजिया वोमिटिंग कॉमन है इसमें, प्यूपिल डायलेटेशन हो जाती है, और वीकनेस और फटीग थकान महसूस होती है। कॉम्प्लिकेशन विद कार्डियोजेनिक, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है अगर ये शॉक आ गया है तो उससे क्या क्या हो सकता है, तो कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट हो सकता है, डिसरेथमिया हो सकता है। इस सब की चर्चा हम आगे नए एमसीक्यू में करने वाले हैं क्योंकि ये सारे कवर हो जाने वाले हैं। रीनल फेल्यूर भी हो सकता है, हमारी किडनी खराब हो सकती है, मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलर, कई सिस्टम में फेलियर हो सकता है, वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म हो सकता है, और थ्रोम्बो एम्बोलिक सीक्वेल हो सकता है, या फिर स्ट्रोक हो सकता है, या फिर लास्ट में डेथ हो सकती है। तो दोस्तों इतना कुछ हो सकता है, इस सब की चर्चा हम हमारे अगले एमसीक्यू में आने वाले हैं तो उसमें कवर कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक रखते हैं, आरआरबी की आप प्रिपरेशन जल्दी करो, हमारा दूसरा लेक्चर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, वहां क्लिक करके आप शुरू कर सकते हैं। थैंक यू।